गांव के एक घर में रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास इतना काफ़ी शोर शराबा होता है कि आखिरकार तेज़ आवाज़ सुन करके गांव का हर व्यक्ति जग जाता है और अपने अपने घरों से बाहर निकलता है। जहां से तेज़ आवाज़ें आ रही थी, आखिरकार गांव के तमाम व्यक्ति उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि एक घर का पूरा परिवार मिल करके एक लड़के की बुरी तरीके से पिटाई कर रहे थे। गांव वाले जब पूछताछ करते हैं तो घर का हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है कि एक चोर है, हमारे घर में चोरी करने के लिए घुसा था। जैसे ही गांव वालों को मालूम चलता है कि ये एक चोर है, गांव वाले भी उस लड़के की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। आखिरकार उस लड़के की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है कि उस लड़के की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो पता चलता है कि दरअसल वो लड़का चोर नहीं है। एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद गांव के किसी भी व्यक्ति को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक ज़िला पड़ता है भोजपुर और इसी भोजपुर का एक थाना पड़ता है शाहपुर। शाहपुर थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है सोहरा और इसी सोहरा गाँव का रहने वाला राजू पासवान, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल। पत्नी का नाम रूबी देवी, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल। राजू के पिता का नाम वीर बहादुर और एक छोटा भाई सचिन पासवान। ये पूरा परिवार इसी सोहरा गांव में पिछले लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बात कर रहा हूं मैं 14 नवंबर 2022 के रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास। राजू पासवान के घर में एक लड़का एंट्री करता है। जैसे ही एंट्री करता है, राजू पासवान उसे देख लेता है और तुरंत ही शोर शराबा शुरू कर देता है। लड़का भी अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करता है। दरवाज़ा जब बंद हो जाता है, आखिरकार सेकंड फ्लोर पे भाग करके जाता है, लेकिन सेकंड फ्लोर से जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, आखिरकार वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए सेकंड फ्लोर से नीचे कूद जाता है। लेकिन नीचे जब कूदता है, उसके शरीर में काफ़ी चोट आ जाती है और फिर वो भाग नहीं पाता है। आखिरकार राजू का पूरा परिवार उस लड़के को पकड़ लेते हैं और बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करते हैं। जब शोर शराबा होता है, गांव के लोगों को जब मालूम चलता है, गांव के तमाम व्यक्ति उसी रात को जग जाते हैं और राजू पासवान के घर पे पहुंचते हैं। देखते हैं कि राजू का पूरा परिवार मिल करके उस लड़के की बुरी तरीके से पिटाई कर रहा था। गांव वाले जब उनसे पूछताछ करते हैं तो कहते हैं कि दरअसल ये एक चोर है, हमारे घर में चोरी करने के लिए एंट्री किया था। जैसे ही गांव वालों को मालूम चलता है कि ये एक चोर है, गांव वाले भी उस लड़के की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। तुरंत ही इस बात की खबर शाहपुर पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस उसी रात को ही सोहरा गांव में पहुंचती है और उस लड़के की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के थाने पहुंच जाती है और अगले सुबह उस लड़के की शिनाख्त कराने के लिए लोगों से पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि उस लड़के का नाम चंदन तिवारी है, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल। लेकिन चंदन तिवारी सोहरा गांव का नहीं रहने वाला है, बल्कि सोहरा गांव से लगभग 35 किलोमीटर दूर धमौल गांव का रहने वाला है। चंदन तिवारी के पिता का नाम मुकेश तिवारी और मां का नाम सरदा। जैसे ही पुलिस वालों को चंदन के बारे में मालूम चल जाता है, पुलिस वाले तुरंत ही चंदन के पिता मुकेश और उसके मां सरदा को खबर देती है। मुकेश और सरदा तुरंत ही पुलिस थाने पहुंचते हैं और चंदन की डेड बॉडी को शिनाख्त कर लेते हैं। पुलिस जब उन दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों जवाब देते हैं कि साहब, मेरा लड़का उत्तर प्रदेश के बनारस में रह करके अपनी पढ़ाई करता था। 14 नवंबर को वहां से अपना बाइक लेकर के निकला था, लेकिन जब वहां से निकला था तो मेरे पास फ़ोन करके ये बताया था कि मैं अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में आ रहा हूँ, मैं शाम तक घर पहुँचूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि चंदन सोहरा गाँव में राजू पासवान के घर में कैसे पहुँच गया। लेकिन एक चीज़ है कि राजू पासवान की पत्नी रूबी हमारे ही गांव धमौल गांव की रहने वाली है। जैसे ही मुकेश इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं रूबी के ऊपर शक चला जाता है। लेकिन पुलिस सबसे पहले चंदन की बाइक की तलाशी करती है। पुलिस जब चंदन की बाइक की तलाशी करना शुरू करती है तो चंदन का बाइक रूबी के ही घर के पीछे झाड़ियों में मिलता है। जैसे ही उसके घर के पीछे झाड़ियों में बाइक मिलता है, अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं रूबी के पूरे घर परिवार वालों पे शक चला जाता है। इसी शक के आधार पर पुलिस तुरंत ही रूबी को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर रूबी से चंदन के बारे में पूछताछ करती है। तो रूबी कहती है कि साहब, मैं इतना ही जानती हूं कि चंदन मेरे गांव का रहने वाला है, इससे ज़्यादा मैं चंदन के बारे में नहीं जानती। लेकिन रूबी जब पुलिस वालों के सवालों का जवाब जब देना शुरू करती है तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं रूबी के ऊपर गहरा शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब रूबी से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार रूबी भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। रूबी बताती है कि चंदन उसके गांव धमौल का रहने वाला है। रूबी के शादी से पहले से ही चंदन के साथ में लव अफेयर चल रहा था।
चंदन और रूबी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन चंदन और रूबी दोनों ही अलग अलग जाति समुदाय के होते हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत तो करते हैं, दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों बेहतर से जानते हैं कि उनके घर के परिजन इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इसीलिए ना तो चंदन और ना ही रूबी अपने घर परिवार वालों से शादी के लिए बात करते हैं। और आखिरकार एक दिन रूबी के घर परिवार वाले रूबी की शादी तय कर देते हैं राजू पासवान से, जो सोहरा गांव का रहने वाला है। जैसे ही चंदन को मालूम चलता है कि रूबी की शादी तय हो गई, रूबी से एक दिन मुलाकात करता है और रूबी से कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो। लेकिन रूबी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भाग करके शादी नहीं कर सकती हूँ, बल्कि मैं अपने घर परिवार वालों के विरोध भी नहीं जा सकती हूँ। मेरे घर परिवार वाले जहाँ कहेंगे मैं वहीं पर शादी करूँ। बेशक मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती है, इसलिए आज के बाद से हम दोनों का रास्ता अलग अलग है। रूबी काफ़ी चंदन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चंदन अपनी जिद से पीछे नहीं हटता है। आखिरकार रूबी अपने घर चले जाती है और उसके बाद से चंदन से बातचीत करना बंद कर देती है। साल 2018 के मई महीने में रूबी की शादी हो जाती है और शादी का रूबी अपने ससुराल चली जाती है और उसके बाद से चंदन रूबी के गम में खोए रहता है। इसीलिए चंदन के घर परिवार वाले चंदन के अपनी स्टडी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस में भेज देते हैं। चंदन बनारस तो चला जाता है, अपनी स्टडी करता है, लेकिन रूबी को कभी भूल ही नहीं पाता है। रूबी से कांटेक्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन चंदन के पास रूबी का मोबाइल नंबर नहीं होता है। इसीलिए चंदन चाह कर भी रूबी से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। लगभग साल भर की अपनी पढ़ाई करता है और साल भर के बाद चंदन जब अपने गाँव धमौल पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि रूबी अपने पति के साथ अपने मायके आई है। चंदन काफ़ी खुशी के मारे झूम उठता है और रूबी के घर पे जाता है, रूबी से कांटेक्ट करता है और साथ ही साथ उसके पति राजू पासवान से भी मिलता है और बातों बातों में ही राजू का दोस्त बन जाता है। उसके बाद से चंदन राजू के साथ साथ रूबी का भी नंबर ले लेता है और उसके बाद से राजू से भी बात करता है, रूबी से भी बात करता है। रूबी चंदन से बात तो करती है, लेकिन अब चंदन से प्यार नहीं करती है, क्योंकि एक साल में रूबी का एक बेटा भी हो चुका था। देखते ही देखते जब यूं ही समय गुजरना शुरू होता है कि साल 2020 आ जाता है और साल 2020 में कोरोना की लहर आ जाती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से सारा काम धंधा बंद हो जाता है और आखिरकार चंदन भी बनारस को छोड़ करके अपने गांव में आता है। लेकिन जैसे ही गांव में आता है तो चंदन को मालूम चलता है कि रूबी का पति राजू रूबी के साथ में काफ़ी मार पिटाई करता है। जैसे ही चंदन को मालूम चलता है, चंदन इस बात पे भरोसा नहीं करता है। चंदन सोचता है कि पहले इस बात को मैं कंफर्म कर लूँ। साल 2021 में रूबी के गांव में ही एक शादी पड़ता है और उस गांव में रूबी अपने पति राजू पासवान को लेकर के जाती है। उसी शादी समारोह में चंदन भी पहुंचता है और चंदन की उसी शादी समारोह में राजू से मुलाकात होती है। राजू उस शादी समारोह में दारू पी करके बिल्कुल टुल था, इसलिए चंदन राजू से पूछताछ करता है कि तुम रूबी के साथ में क्यों मार पिटाई करते हो। इस पे राजू एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि वो मेरी पत्नी है, उसके साथ में जो कुछ भी करूं तुम कौन होते हो पूछने वाले। और साथ ही साथ राजू ये भी कहता है कि मुझे मालूम है कि तू ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि तेरा मेरे पत्नी के साथ शादी से पहले से ही लव अफेयर चल रहा था, लेकिन अब मैं तुझे साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि तू मेरी पत्नी से कभी बातचीत नहीं करेगा। इसी बातों बातों में बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि दोनों में काफ़ी हद तक झगड़े तकरार हो जाता है और उसके बाद से गुस्से में आकर के चंदन एक किचन से जा कर के तेज़धार हथियार लाता है और राजू के ऊपर चला देता है। आखिरकार ये मामला पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। पुलिस थाने में जब दोनों जाते हैं, राजू के घर के परिवार वाले भी और चंदन के घर परिवार वाले भी थाने पहुंच करके और इस मसले को थाने पे ही सुलझा देते हैं और फिर दोनों अपने घर वापस चले आते हैं। और उसके बाद से चंदन फिर बनारस चला जाता है अपनी स्टडी करने के लिए। लेकिन जब बनारस पहुंचता है, चंदन फिर से रूबी के नंबर पे फ़ोन करता है और उस झगड़े तकरार के बारे में रूबी से बात ही नहीं करता है, बल्कि रूबी से माफ़ी भी मांगता है। रूबी भी चंदन को माफ़ कर देती है और उसके बाद से फिर से चंदन और रूबी के बीच में बातचीत होना शुरू होता है। 14 नवंबर 2022 को चंदन बनारस से अपनी बाइक लेकर के निकलता है, क्योंकि गांव में उसे अपने दोस्त के एक बर्थडे पार्टी में जाना होता है। जैसे ही बाइक लेकर के निकलता है, अपना गांव पहुंचने से पहले ही एक बार रूबी के नंबर पे फ़ोन करता है। जब फ़ोन करता है तो रूबी कहती है कि उसके पूरे घर का सदस्य एक शादी समारोह में गया है, इसलिए चंदन सोचता है कि मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने से पहले क्यों ना रूबी से मुलाकात कर लूँ। इसलिए रूबी से मुलाकात करने के लिए चंदन रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास रूबी के गांव सोहरा गांव में पहुंचता है और रूबी के घर के पीछे ही झाड़ियों में अपनी बाइक को छिपा देता है। और जैसे ही रूबी के घर के अंदर एंट्री करता है, रूबी जब अपने सामने चंदन को देखती है, उसे देख करके उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रूबी एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर चंदन कहता है कि मैं तुरंत ही चला जाऊँगा, बस थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ।
रूबी तुरंत ही चंदन को लेकर के कमरे के अंदर जाती है। रूबी एकदम घबरा जाती है और कहती है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इस पर चंदन कहता है कि मैं चला जाऊँगा, एक गिलास पानी तो पिला दो। रूबी तुरंत ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, गिलास लेकर के नलके तक पहुँचती है। तभी रात्रि के करीब 1:30 बजे के आसपास उसका पति राजू पासवान घर में एंट्री कर जाता है। जैसे ही अपने पति को सामने देखती है, रूबी एकदम से घबरा जाती है, कमरे के अंदर जाती है और चंदन से कहती है कि तुरंत यहाँ से निकल करके भाग जाओ। चंदन जैसे ही घर के कमरे से बाहर निकलता है, राजू उसे देख लेता है। इससे पहले कि चंदन दरवाजे से निकल करके भाग पाता है, राजू का भाई सचिन दरवाज़ा बंद कर देता है। चंदन अपने आप को बचाने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ करके सेकंड फ्लोर पे भागता है, लेकिन सेकंड फ्लोर पे जब जाता है तो चंदन को दिखाई देता है कि यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है। चंदन अपने आप को बचाने के लिए सेकंड फ्लोर से ही नीचे कूद जाता है, लेकिन नीचे जब कूदता है चंदन के शरीर पे काफ़ी सारे चोटें आ जाती है और फिर चंदन भाग नहीं पाता है। इसीलिए राजू, उसका भाई सचिन और राजू के पिता वीर बहादुर चंदन को पकड़ लेते हैं और बुरी तरीके से उसकी पिटाई करते हैं। जब काफ़ी शोर शराबा होता है, आखिरकार जब तेज़ तेज़ आवाज़ें गांव के लोगों के कानों तक जब पहुंचती है, गांव के लोग भी राजू के घर तक पहुंच जाते हैं। गांव के लोग जब राजू के घर के परिवार वालों से पूछताछ करते हैं तो सब के सब एक ही जवाब देते हैं कि ये एक चोर है, हमारे घर में चोरी करने के लिए घुसा था। आखिरकार गांव वाले भी चंदन की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से चंदन की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी रूबी पुलिस वालों को बताती है तो रूबी के ही तहरीर पे रूबी के पति राजू, उसके देवर सचिन और उसके ससुर वीर बहादुर, इन चारों को अपने कस्टडी में लेती है। इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, इन सब को जेल भेज देती है। रूबी, जिसका बेटा लगभग 2 साल का हो चुका था, लेकिन उसका बेटा अपने माँ से अलग नहीं हो सकता था। रूबी जब जेल जाती है, मजबूरन उसका 2 साल का बेटा भी रूबी के साथ में जेल चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।